हेलो अच्छा लोग, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर जो है प्रिंट कल्चर। उसका वन शॉट एक ही बार में पूरे प्रिंट कल्चर को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे चैनल स्टडी विद शारदा में। अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। और अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्यूटी सा चैप्टर प्रिंट कल्चर। चलो भैया, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ बेटा कि इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें दो तीन कहानियां पढ़नी है। सबसे पहली कहानी जो पढ़नी है वो है प्रिंट इन चाइना, मतलब चाइना के अंदर प्रिंट कैसे पहुंचे। फिर पढ़नी है अपन को प्रिंट इन जापान, मतलब जापान के अंदर प्रिंट कैसे। तीसरी कहानी अपन को पढ़नी है प्रिंट इन यूरोप, प्रिंट इन यूरोप मतलब यूरोप के अंदर प्रिंट कैसे पहुंचा, उसके इंपैक्ट्स पढ़ने हैं बेटा। और फिर अपन को पढ़ना है प्रिंट इन इंडिया, और फिर उसके इंपैक्ट्स पढ़। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा अपन को चार देशों की हिस्ट्री पढ़नी है कि चाइना के अंदर प्रिंट कैसे पहुंचा, जापान के अंदर प्रिंट कैसे पहुंचा, यूरोप के अंदर प्रिंट कैसे पहुंचा और उसके क्या इंपैक्ट्स रहे, और फिर इंडिया में फाइनली प्रिंट कैसे पहुंचा और इंडिया में प्रिंट से कौन कौन से चेंजेस हुए। तो बिना देरी किए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी अपनी वाली है चाइना वाली, हांगजूमजा सुजुमा। ये है बेटा चाइना वाली कहानी। क्या है चाइना की कहानी भैया? तो आपको फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। सबसे पहले जो बेटा प्रिंटिंग थी ना वो चाइना के अंदर डेवलप्ड हुई थी, फिर जापान और फिर कोरिया पहुंची। तो सबसे पहले प्रिंटिंग कहाँ डेवलप्ड हुई थी? चाइना में। कहाँ डेवलप्ड हुई थी भैया? चाइना में। चाइना में एक आदमी ने एक बार बोला किसी से, आंग जुमजा जीमू जुमजा, और फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, जैसे आप लोगों को अभी कुछ समझ। चलो भैया, तो शुरू करते हैं कि चाइना के अंदर प्रिंटिंग कैसे पहुंचा। लगभग 594 वो साल था, इस दिन बहुत तेज बारिश। अब बारिश में आसमान से बूंदे गिरी थी बेटा। और फिर 594 वाले साल में बेटा चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। ये प्रिंटिंग होती कैसी थी? द फर्स्ट बुक्स वर मेड बाय प्रेसिंग पेपर अगेंस्ट वुडन ब्लॉक्स दैट हैड इंक ऑन देम। इसमें प्रिंटिंग बेटा होती ऐसी थी कि वुड के ब्लॉक्स होते थे, वुड के ब्लॉक्स, ठीक है। ये वुड के जो ब्लॉक्स होते थे बेटा, जैसे मान लो ये वुड ब्लॉक है, ठीक है। वुड ब्लॉक के ऊपर क्या किया जाता था? इंक लगा दिया जाता था। क्या किया जाता था बेटा? इंक लगा दिया जाता था। और फिर इसके ऊपर पेपर को रब किया जाता था, और पेपर रब करने से पेपर के ऊपर वो चीजें छप जाती। ऐसे स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ भैया? कि प्रेसिंग द पेपर अगेंस्ट द वुडन ब्लॉक्स। इसको और अच्छे से अगर समझाना हो आप लोगों को, तो आप लोगों ने स्कूलों में अपने स्टैंप देखा होगा, ठीक है। तो स्टैंप में क्या होता है कि स्टैंप में ऐसे इंक लगा के और पेपर पे मारा जाता है ना। पुराने जमाने में ऐसे नहीं होता था, क्योंकि वो तो चाइनीज लोग है ना, जुमजाजी जूजा का। वो क्या करेंगे ना कि वो पेपर को स्टैंप के ऊपर मारते हैं। मतलब रबिंग द पेपर अगेंस्ट द स्टैंप। समझ रहे हो आप लोग? ऐसे प्रिंट की स्टार्ट है कैसे भैया? कि रबिंग द पेपर अगेंस्ट द वुडन ब्लॉक, और वुडन ब्लॉक के ऊपर इंक लगी रहती थी। और इस तरह के बेटा बुक्स को कहा जाता था एकॉर्डियन स्टाइल। ये जो बुक्स छपती थी ये होती थी एकॉर्डियन स्टाइल। समझ में आया बेटा? अब एग्जाम में ना बेटा क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है सर? क्वेश्चन आता है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे क्या पिलाया? ठीक है बेटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द फीचर्स ऑफ राइट द फीचर्स ऑफ accordion style books, accordion style books, blue eyes hypnotize theory, राइट द फीचर्स ऑफ accordion स्टाइल बुक्स। ये बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अपन को याद रखना है कि accordion स्टाइल बुक्स में क्या होता था कि पेपर को ऐसे क्या किया जाता था, पेपर को ऐसे रब किया जाता था अगेंस्ट द वुडन ब्लॉक। और सिर्फ इस तरह की बुक्स में बेटा इसमें क्या होता था कि सिर्फ वन साइड प्रिंटिंग पॉसिबल थी, वन साइडेड प्रिंटिंग ही पॉसिबल, वन साइडेड प्रिंटिंग ही पॉसिबल थी। जैसे मान लो कि किसी पेपर के ऊपर एक साइड पूरा ही इंक लगा दो, तो दूसरे साइड फिर इंक लगाओगे तो कुछ समझ में आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा सर, ठीक है। अकॉर्डिंग स्टाइल बुक्स में क्या होता था कि वन साइडेड प्रिंटिंग ही पॉसिबल होती। अब आगे देखते हैं। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर प्रिंटिंग इन चाइना वाज टू प्रोड्यूस टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एग्जाम्स।
चाइना में बेटा ये जो प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, कौन सी? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, अकॉर्डियन स्टाइल बुक्स जिसमें छपती थी। इसमें प्रिंटिंग क्यों स्टार्ट हुई? रीजन क्या था बेटा? सबसे पहला रीजन था बेटा सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स, क्योंकि चाइना का जो रूलर होता था बेटा, चाइना का जो रूलर होता था, रूलर का नाम बता दूं? जुम दवांग जिंगिजाबा, ठीक है। तो जो चाइना का रूलर होता था बेटा, वो जो रूलर होता था ना, वो करता क्या था ना कि अपने देश में ब्यूरोक्रेट्स को रखने के लिए, यानी सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम्स लेता था। क्या करता था बेटा? एग्जाम्स लेता था। ये क्या करता था बेटा? ये एग्जाम्स लेता था सरकारी नौकरी के लिए। ये तो हमारे देश में भी होता है सर, लेकिन बेवकूफो तुम्हारे देश में अब हो रहा है, वहां पे बहुत पहले से होता था। इस सरकारी नौकरी के लिए वो एग्जाम्स लेता था, और उसे कहते थे बेटा सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स। और इन एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी थी बच्चों के लिए क्या? टेक्स्ट बुक्स बेटा, टेक्स्ट बुक्स मतलब किताबों की जरूरत होती थी। और इसी कारण से चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पर्पस टू स्टार्ट द प्रिंटिंग इन चाइना, तो नहीं लिख दोगे क्या कि चाइना में सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स होती थी, जिस एग्जाम्स के थ्रू लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स लगती थी, ठीक है। These exams were important for the people to get government jobs. ये एग्जाम्स बेटा इसलिए फेमस थी ताकि लोगों को सरकारी नौकरी मिले। समझ में आया आप लोगों को? तो सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम्स जरूरी होती थी। क्या होती थी एग्जाम्स? बहुत ही जरूरी होती थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए लोग देते थे। फिर आया साल 17th सेंचुरी का, जिसमें क्या हुआ? प्रिंटिंग बिकेम मोर कॉमन। 17th सेंचुरी तक प्रिंटिंग बहुत ही फेमस हो गया चाइना में। क्यों? क्योंकि पीपल यूज्ड प्रिंटेड मटेरियल्स फॉर मेनी थिंग्स इन डेली लाइफ, स्पेशली इन बिग सिटीज लाइक संघाई, विच बिकेम द सेंटर फॉर न्यू प्रिंट कल्चर। हुआ क्या बेटा कि जब 17th सेंचुरी का साल आया, 17th सेंचुरी तक चाइना में प्रिंटिंग और कॉमन हो गई। उसके दो रीजन थे। पहला रीजन था कि अब आम लोग, जो मर्चेंट्स होते थे बेटा, आम कॉमन मैन, मैंगो मैन जिसे हम कहते हैं, वो जो मर्चेंट्स होते थे, वो भी अब अपने लिए प्रिंटेड मटेरियल्स का यूज करते थे, ठीक है। इसके अलावा सिविल सर्विस एग्जाम का ना और क्रेज बढ़ गया चाइना। तो 17th सेंचुरी का वो साल था जब चाइना के अंदर पूरी प्रिंटिंग बहुत ज्यादा फेमस हो गई, और सबसे बड़ा जो हब बना बेटा, वो हब बना संघाई। कौन सा देश बना सबसे बड़ा हब? संघाई बना। समझ में आया आप लोगों को प्यारे बच्चों? तो देखो, इस स्लाइड में हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए। इस स्लाइड में हमने क्वेश्चन कवर किया कि एकॉर्डियन स्टाइल की बुक्स की क्या फीचर्स होती है। दूसरा हमने कौन सा बेटा कवर किया? दूसरा जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत क्यों हुई? पर्पस क्या था बेटा? पर्पस, इरादा क्या था? क्यों चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई? और तीसरा बेटा कि चाइना में प्रिंटिंग का क्रेज कब बढ़ा? तो 17th सेंचुरी। आई होप आपको ये पूरी स्लाइड समझ में आ गई हो। चाइना की पूरी कहानी समझ में आ गई, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जापान की कहानी। और जो कमेंट बॉक्स के अंदर जो ये पूरा पढ़ के बता देगा, उसको मेरे तरफ से मिलेगा फोन, आईफोन 19 प्रो मैक्स। आई स्वेयर आप लोगों को फोन मिलेगा जो ये जापान वाली, ये ऐसे मुझे तो आती है पढ़ने, मैं आई एम वेरी मल्टी टैलेंटेड, ओके। तो मैं तो ऐसे पढ़ के बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे ये क्या है। तो चाइना से अब पढ़ते हैं जापान। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी केम टू जापान थ्रू बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना अराउंड 760। हमने ये पढ़ा था कि चाइना के अंदर 594 के आसपास प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। जापान के अंदर कब हुई थी? 768 से 70, 768 से 770 का वो साल था जब कुछ बुद्धिस्ट, यानी बौद्ध, बुद्धिस्ट रिलीजन आप लोग तो समझते ही होंगे। कुछ बौद्ध मिशनरीज जो थी, मिशनरीज क्या होता है सर? मिशनरी मतलब होता है बेटा एक एनजीओ। जैसे हमारे सोसाइटी में एनजीओ काम करती हैं एजुकेशन बढ़ाने के लिए, वैसे ही बेटा हर एक रिलीजन में मिशनरीज होती हैं जो उस रिलीजन को प्रोपगेट करती हैं, विदेशों तक जाती हैं और उस धर्म के बारे में बताती हैं। तो जब चाइना से कुछ बौद्धिस्ट मिशनरीज क्या थी, जब अपनी जापान में पहुंची, तो इन मिशनरियों ने क्या किया बेटा? अपने साथ प्रिंटिंग लेके गई, और जापान को एक गिफ्ट मिला। कौन सा? प्रिंटिंग का गिफ्ट। और जापान ने जो सबसे पहली किताब छापी बेटा, जो सबसे पुरानी किताब छापी, वो थी डायमंड सूत्र। कौन सी किताब छापी बेटा? डायमंड सूत्र। और ये रहा आपके स्लाइड में, ये डायमंड सूत्र की फोटो है। इस फोटो को देख के आप लोग पढ़ के बताओगे, बिल्कुल जरूरी बताओगे।
फिर इसके बाद क्या हुआ कि जापान में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग ऑन विजुअल मटेरियल्स लाइक प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी इनकरेज्ड पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस इन जापान। जैसे प्लेइंग कार्ड्स की खोज हुई, पेपर मनी बेटा लोग छापने लगे पैसे। आप अभी देख रहे हैं हम लोग, पेपर मनी अभी प्रिंटेड ही होता है। तो जापान ने भी ये पेपर मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, और फिर प्रिंटिंग पूरे जापान। तो ऐसे जापान में प्रिंटिंग क्या हुई बेटा, पॉपुलर हो। तो ये पूरी कहानी जापान की आपको समझ में आ गई क्या भैया, कि चाइना से कुछ बौद्ध मिशनरियों ने क्या किया, जापान गए, और वहां जापान जाके वे लोग अपने साथ प्रिंट लेके गए, और वैसे करके जापान में प्रिंट पहुंच गया। पहली किताब जो जापानियों ने पब्लिश की थी वो थी डायमंड सूत्र। और फिर धीरे धीरे जापान में ये प्रिंट काफी ज्यादा उसके सोसाइटी में घुल मिल गया, लोग यूज करने लगे अपने डेली लाइफ में, और ऐसे करके प्रिंट पॉपुलर। तो चाइना और जापान की कहानी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, यूरोप की कहानी। प्रिंट कम्स टू यूरोप। प्रिंट कम्स टू यूरोप इन द 11th century। चाइनीज पेपर मेड इट वे टू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। आपको पता होगा बेटा कि सबसे पहले पेपर हो या सबसे पहले प्रिंटिंग हो, कौन से देश से शुरू हुआ था बेटा, चाइना से। कौन से देश से, चाइना, शाओ माओ माओ जुमजा, चाइना वाले देश से स्टार्ट हुआ था प्रिंटिंग। और चाइना ने ही सबसे पहले पेपर बनाया था। तो यूरोप में प्रिंट जब पहुंचने की हम कहानी पढ़ते हैं, तो हमें कुछ ऐसा पढ़ना होता है कि सबसे पहले यूरोप में पहुंचा पेपर। और पेपर पहुंचा कैसे बेटा, सिल्क रूट के माध्यम से पेपर पहुंचा। गुरु जी ये सिल्क रूट क्या है, तो आप लोगों याद करो बेटा, हिस्ट्री का आप लोग याद करो कि क्लास 10th में ही आप लोगों को बताया गया है कि सिल्क रूट जो है बेटा, ये पुराने जमाने में चाइना से ही स्टार्ट एक रूट था। जिस रास्ते से चाइना अपने कपड़ों को, और स्पेशली सिल्क के कपड़े, कहाँ भेजता था, यूरोप भेजता था, और बाकी रेस्ट ऑफ द पूरे यूरोपियन नेशंस में जाता था। और चाइना एक बहुत अमीर देश हुआ करता था। तो इसी सिल्क रूट से, जहाँ जिससे बहुत सारे कपड़े जाते थे, मसाले भी जाते थे, उसी सिल्क रूट से एक दिन पेपर पहुंच गया यूरोप। यूरोप में सबसे पहले क्या पहुंचा बेटा, पेपर। फिर मैंने पहुंचा दिया यूरोप में सीजर, और फिर यूरोप में स्टार्ट हुआ पेपर सी। चलो भैया, तो पेपर पहुंच गया अपने कहा से, यूरोप में, ठीक है। जब यूरोप में पेपर पहुंचा, तो यूरोपियंस ने पता है क्या किया बेटा, सबसे पहले हैंड रिटन प्रिंटिंग स्टार्ट की। सबसे पहले क्या स्टार्ट की, हैंड रिटन प्रिंटिंग। और उसको वो क्या कहते थे भैया, उसको वो कहते थे मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। हम तेरे हो गए या खुदा या इश्क में तुम शुदा गुम। भैया हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने स्टार्ट की, हाथ से लिख के मैन्युस्क्रिप्ट स्टार्ट की यूरोपियंस ने, क्योंकि उनके पास पेपर पहुंच गया। तो ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन हुआ क्या ना, कि ये मैन्युस्क्रिप्ट लोगों की डिमांड्स फुलफिल नहीं कर पा रही। मैन्युस्क्रिप्ट जो होती थी, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि व्हाई डिड द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट नॉट सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ बुक्स। मतलब बुक्स की डिमांड्स को ये मैन्युस्क्रिप्ट फुलफिल नहीं कर पा रहा। उसके बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीजन क्या था भैया, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स एक्सपेंसिव होते थे, यानी महंगे होते थे। दूसरा क्या होते थे बेटा, ये फ्रेजाइल होते थे, यानी कि फ्रेजाइल मतलब होता है कि जल्दी ही इस बेटा टूट जाते थे, बिखर जाते थे, इसको कीड़े खा जाते थे, फ्रेजाइल होते थे ये। और तीसरा बेटा, तीसरा क्या भैया, एक्सपेंसिव होते थे मान लिया, फ्रेजाइल होते थे मान लिया, इसको संभाल के रखना काफी ही डिफिकल्ट होता था। और इस पे जो लिखा जाता था ना बेटा, वो पढ़ना भी मुश्किल होता था, डिफिकल्ट टू रीड। सर वो तो मेरी नोटबुक में भी काफी डिफिकल्ट टू रीड होता था। मतलब कि पढ़ना काफी डिफिकल्ट होता था, इस पे लिखा गया है, लोग लिख के और फिर सोचते हैं, यार क्या लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया मैंने, ऐसा होता। तो ये बेटा इसीलिए क्या होता था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स लोगों की डिमांड को कभी फुलफिल नहीं कर पाए, और लॉन्गर टाइम तक इसको रख भी नहीं सकते थे। कांट कीप फॉर अ लॉन्गर टाइम। और बात लिख दूं, एक और विशेषता लिख देता हूँ, काफी टाइम टेकिंग होता था, इसको बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता, टाइम टेकिंग होता था। तो इसी कारण से बेटा दीज वर द रीजंस
जिसकी वजह से जो मैन्युस्क्रिप्ट था ये पूरा, ये मैन्युस्क्रिप्ट जो था ये लोगों की डिमांड्स को फुलफिल। फिर भैया ये सब तो यूरोपियंस की कहानी चल रही थी पूरी लाइफ में, एक पेपर पहुंच गया, मैन्युस्क्रिप्ट पे लिख रहे हैं और मैन्युस्क्रिप्ट डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही है। फिर आया कहानी में हीरो। हीरो आता है शक्तिमान। 1295 में एक आदमी आता है वेनेशिया का, वेनेशिया इटली का एक बेटा सिटी है, तो एक वहीं का इटली इटालियन आता है, इसका नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो नाम का आदमी आता है, और ये आदमी घूमते 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 चाइना पहुंचा। एक्चुअली मार्को पोलो एक ट्रैवलर था जो पूरी दुनिया के ट्रैवल पे निकला। तो उसी क्रम में, उसी सीरीज में वो चाइना पहुंचा। चाइना पहुंच के उसने देखा कि भैया ये अलग ही चीज चल रही है यहाँ पे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग देख के वो बिल्कुल ही पगला टाइप का गया, बिल्कुल हाँ मस्त चीज है, इसे अपने देश लेके जाऊंगा। तो उस चाइना से क्या किया बेटा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, वही वाली जिसमें कि हम लोग वो वुड ब्लॉक्स होते थे, लकड़ी के ब्लॉक्स होते थे, उसके ऊपर पेपर को ऐसे रब करते थे अकॉर्डियन स्टाइल। तो वो वाली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को वो मार्को पोलो कहाँ लेके गया, इटली। कहाँ लेके गया भैया, अपने देश। और इटली में स्टार्ट हुआ बेटा वुड ब्लॉक प्रिंट। People started wanting more and more books. To meet these demands, booksellers started hiring scribes and skilled writers to copy books. However, handwritten books by hand was slow. There were not enough scribes to make enough copies. ठीक है, तो हुआ भैया ये कि ये ऐसे करके इटली पहुंच गया, और फिर इटली से पूरे यूरोप में पहुंच गया, और उन ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गया। लेकिन हैंड रिटिंग बुक्स तब तक ना, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स काफी ज्यादा चलते थे यूरोप में, और यूरोप में लोग डिमांड भी करते थे। तो दिक्कत क्या होती थी ना, कि यूरोपियंस को स्क्राइब्स को हायर करना पड़ता था। स्क्राइब्स मतलब जो लोग लिख पाए, और ये स्क्राइब्स जो होते थे ये इनका अरेंज करना भी काफी डिफिकल्ट होता था, लिखने में भी काफी टाइम लग जाता था। तो इसलिए ऑल दो मतलब डिमांड को अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई यूरोप में, और कुछ हद तक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ जाने डिमांड फुलफिल करने में कुछ बहुत मदद मिल पा रही थी, लेकिन फिर भी ये पूरा प्रोसेस। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि यूरोप में पेपर पहुंचा, पेपर के बाद मैन्युस्क्रिप्ट से हाथ से लिखना उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स में बहुत सारी कमियां होती थी, दिक्कतें होती थी। फिर अपना एक आदमी मार्को पोलो वुड ब्लॉक वाली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूरोप लेकर जाता है, इटली लेकर आता है। लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी कुछ दिक्कतें होती हैं, और ये यूरोपियंस के डिमांड्स को फुलफिल नहीं करती। तो अब कहानी में आते हैं हमारे, अब हमारे कहानी में आते हैं गुटेनबर्ग। ये देख रहे हैं उनकी दाढ़ी, ये हमारे गुटेनबर्ग जी आते हैं पूरी का। इस दाढ़ी के जो लोग इस दाढ़ी के बाल गिन लेंगे सारे, वो समझो एग्जाम में टॉप होगा। तो गुटेनबर्ग जी आते हैं भैया। गुटेनबर्ग देखो मेरी ओर देख रहा है, मैं शर्मा गया। तो गुटेनबर्ग आते हैं, इनके बारे में देखते हैं गुटेनबर्ग कौन थे। सबसे पहले देखते हैं, Johannes Gutenberg was born in Germany and came from a family of merchants. He grew up for a big agriculture state. जॉनस गुटेनबर्ग जो था वो जर्मनी का रहने वाला एक आदमी था। इसके पिताजी व्यापारी थे, व्यापारी के परिवार में पला बड़ा था, और खेतों में काफी इसका लाइफ गुजरा। चाइल्डहुड जो था वो खेतों में लोट पाट करते हुए, जैसे देसी लोगों का गुजरता है वैसे इसका लाइफ गुजरा। और बचपन में ना इसको पत्थरों से खेलने का काफी शौक था, पत्थरों की कटाई पटाई ये सब। बताइए आप लोगों को बच्चों के शौक कैसे कैसे होते हैं। पत्थरों से खेलने का इसको शौक था, और उसी दौरान इसने एक स्किल डेवलप की। कौन सी वो स्किल थी, वो स्किल थी पत्थरों के मॉल्ड्स बनाना, किसी भी पत्थर को काट के कैसे भी बना दे। The olive press inspired Gutenberg's idea for the printing press. अब ना इसने देखा ओलिव प्रेस। ओलिव प्रेस क्या होता है कि आप लोग ना एक बार अभी वीडियो पॉज करके गूगल पे जाके ओलिव प्रेस सर्च करो। ओलिव प्रेस जनरली एक मशीन होती है, जिस मशीन में ओलिव्स, ओलिव्स मतलब होता है कि छोटे 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 फल आते हैं, पेड़ पे लगते हैं ओलिव्स के। उन फलों को डालो और फिर उस मशीन को ऐसे 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 करके गोल गोल ऐसे चलाओगे ना, तो नीचे से ना सारा ओलिव का जूस निकल। ओलिव प्रेसेस, उसने क्या किया कि ओलिव प्रेस आ, देखा, और ओलिव प्रेस देख के उसके दिमाग में आया कि भैया इसको देख के मैं प्रिंटिंग बना सकता हूँ, मैं बनाऊंगा प्रिंटिंग। और फिर क्या किया, he used his knowledge of molding metal to create metal types. These metal pieces
could be used to print text quickly rather than writing by hand. आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे गुटेनबर्ग प्रिंटिंग की वो डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, 4-5 मिनट की वीडियो जाके। उसने क्या किया, मेडल्स लिए। तो उसको बचपन में ही उसको एक वो था, स्किल थी उसके अंदर कि वो किसी भी मेटल को मोल्ड करके कैसे भी बना। तो उसने सारे मेटल्स को मोल्डिंग करना शुरू कर दिया। फिर उसमें ओलिव प्रेसेस के द्वारा एक उसने मशीन बनाई पूरी, मेटल्स के ऊपर पेपर रखता था और मशीन के द्वारा ऐसे ऐसे मशीन घुमाता था और प्रिंटिंग होती। वीडियो पूरी गुटेनबर्ग वाली जरूर ही देखना बेटा, जरूर ही देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो use these knowledge of molding metal to create metal types. These metal pieces could be used to print text quickly rather than writing by hand. By 1448, Gutenberg perfected this system and printed the first major book using this new method, the Gutenberg Bible. और उसने क्या किया भैया, ये अपनी मशीन जो है वो 1448 तक बना दी, जिसे कहते हैं गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। और ये आगे लगभग 200-300 सालों तक यही प्रिंटिंग प्रेस पूरे यूरोप में रहा, लगभग 1700-1600 के 1700 साल तक, 1700 जब तक नहीं आया। और इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से यूरोप को बहुत फायदा हुआ। जो पहली किताब गुटेनबर्ग ने पब्लिश की थी वो था गुटेनबर्ग बाइबल। बाइबल की जो किताब थी, द होली बाइबल, उसको गुटेनबर्ग ने सबसे पहले पब्लिश किया। तो देखते हैं कि जो मेन फीचर्स क्या थे भैया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द मेन फीचर्स, क्या थे वो मेन फीचर्स जो गुटेनबर्ग के बाइबल में थे। तो सबसे पहले इस बाइबल को बनाने में पूरे 3 साल का टाइम लग गया था, 3 साल लगे थे गुटेनबर्ग को। दूसरा, प्रिंटेड बुक्स क्लोजेस्ट रिसेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस। और ये ना इतने प्यारा बाइबल उसने बनाया था, इतना प्यारा बाइबल बनाया था कि देख के बिल्कुल लगता था कि मैन्युस्क्रिप्ट है, जैसे कि हाथ से लिखे होते थे वैसे। The text was printed in New Gutenberg press with metal type, but metal letters imitated the ornamental handwritten style. वैसे तो इसकी जो छपाई हुई थी वो मेटल टाइप की छपाई हुई थी, परंतु देख के बेटा लग रहा था कि बिल्कुल हैंड रिटन स्टाइल है। क्यों? क्योंकि गुटेनबर्ग को मास्टर था बिल्कुल किसमें, मोल्डिंग में। किसी भी मेटल को ऐसे मोल्ड कर देता था, ऐसे बना देता था कि लगता था हाथ से लिखा गया। तो ये फीचर्स थी। द स्पेस फॉर डेकोरेशन वाज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड पेज। हर एक पेज के ऊपर डेकोरेशन करने के लिए अलग से उसने जगह छोड़ रखी थी। बॉर्डर्स ऑफ द प्रिंटेड बुक्स एंड अदर पैटर्न कंटिन्यू टू बी प्रिंटेड। बॉर्डर्स के लिए उसने जगह छोड़ रखी थी, और भी कुछ अगर लिखना हो तो उसके लिए जगह काफी रखी थी। और ईच कॉपी वाज डिफरेंट। हर एक बाइबल जो वो बनाता था, हर एक कॉपी जो थी बिल्कुल ही यूनिक सी होती थी, देख के नहीं लगता था कि पुरानी वाली और ये वाली दोनों सेम। डिफरेंट कलर्स यूज करता था। तो ये बेटा गुटेनबर्ग के बाइबल के फीचर्स, बनाने में 3 साल लग गया, देख के लगता था कि मैन्युस्क्रिप्ट जैसा है। वैसे तो टाइपिंग मेटल टाइप थी, लेकिन लगती थी हैंड राइटिंग स्टाइल जैसी है। डेकोरेशन के लिए अलग से जगह खाली छोड़ रखा है, बॉर्डर्स बनाने के लिए जगह छोड़ रखा है, और जितनी भी कॉपीज हैं सारी कॉपीज बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही यूनिक। तो ये बेटा गुटेनबर्ग के बाइबल के फीचर्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु वाज जॉनस गुटेनबर्ग, एक्सप्लेन द रोल इन द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग में इसका क्या रोल था, पता है ना आप लोगों को ये कौन था, एक मर्चेंट का लड़का था, जर्मनी में पैदा हुआ था। इसका क्या रोल है वो आप लोग लिख देना पूरा ऊपर की जो स्लाइड में लिखा है। और दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल। बाइबल की क्या विशेषता है। वैसे ही बेटा पीछे की स्लाइड्स में भी वो सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। तो आप लोग जब भी कोई स्लाइड पढ़ो तो स्लाइड को पॉज करके देखो क्या उस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो। डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को फिर लिख लेना साइड में। तो गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूरोप में आ गई। तो जब प्रिंटिंग यूरोप में आएगी, ऑब्वियसली प्रिंटिंग के कुछ इंपैक्ट्स भी होंगे। सोसाइटी में जब किताबें पहुंचेंगी तो सोसाइटी में लोग किताब पढ़ के जरूर कुछ ना कुछ उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि प्रिंटिंग के क्या इफेक्ट है। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, अ न्यू प्रिंटिंग पब्लिक। यूरोप में बहुत अधिक मात्रा में बेटा एक नई प्रिंटिंग पब्लिक आई। उसका रीजन ये था कि द कॉस्ट ऑफ द बुक वर रिड्यूस्ड। किताबों की कीमतें बहुत घट गई। जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई तो किताबों की कीमतें बहुत ज्यादा कम हो गई, क्योंकि उसके पहले क्या था, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट होता था, वो महंगा होता था क्योंकि हाथ से लिखने में टाइम लगता है। प्रिंटिंग काफी जल्दी हो जाती है तो किताबों की कीमतें कम हो गई। टाइम कब लगने लगा, अब टाइम पहले से बहुत ही कम लगता था। विथ मोर बुक्स अवेलेबल, मोर पीपल स्टार्टेड लर्निंग टू रीड एंड गेनिंग एक्सेस टू नॉलेज। और जब किताबें ज्यादा मार्केट में अवेलेबल थी तो अब पढ़ना लिखना ज्यादा लोग सीख रहे हैं, ज्यादा लोगों को नॉलेज हो रहा था। द इंक्रीज इन प्रिंटेड बुक्स ऑल्सो हेल्प इन
स्प्रेड न्यू आइडियाज। और इसी के कारण बेटा यूरोप में नए नए आइडियाज अब स्प्रेड हो रहे थे। लोग साइंस के बारे में सोच पा रहे थे, लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोच पा रहे थे, लोग स्पेस के बारे में सोच पा रहे थे। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके क्या हुआ कि इस प्रिंटिंग ने पूरे यूरोप के अंदर ये सारा काम किया। लोगों को नए नए आइडियाज के बारे में लोग सोच, ये इसका इम्पैक्ट रहा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि जो यूरोप में नई तरह की प्रिंटिंग पब्लिक आई, रीजन क्या था, ये सारे। दूसरा, रिलीजियस डिबेट्स का एक दौर स्टार्ट हुआ एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब ना रिलीजियस डिबेट्स होगा। इन द 1500s a man named Martin Luther did not agree with some things the Catholic Church was doing, like selling forgiveness for sins. He wrote his ideas down and these ideas were printed in books. होता ये था भैया कि 1500 के साल तक पूरे यूरोप में, बता देता हूँ होता क्या। आप लोगों को लगता होगा कि यूरोप बहुत ही स्मार्ट था ना, ऐसा कुछ नहीं। 1500 के साल तक पूरे यूरोप में होता क्या था कि यूरोप में बहुत ज्यादा चर्चेज होती थी, और चर्चों में जो बताया जाता था, चर्च जो होती थी बेटा, वो ओनली सोर्स होती थी नॉलेज की। और चर्चों में बहुत सारी चीजें सही और बहुत सारी चीजें गलत बताई जाती। इसके अलावा फॉरगिवनेस वहां पे बेचा जाता था। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब होता है बेटा, कोई भी आप सिन करो, मतलब कोई भी पाप करो, और पाप करके आपको अगर माफी चाहिए तो आप चर्च में आओ और आपको माफी मिलेगी, लेकिन उस माफी की कीमत होगी। जैसे एग्जांपल यहाँ से आप लोगों को समझाऊं कि जैसे आपने कुछ काम कर दिया, तो आपके घर पे एक आदमी आया, बोला कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, आपके ऊपर आपने पाप तो किया है, बट आपको एक छोटी सी पूजा करानी है, और इस पूजे में इतने का खर्चा आएगा और आपका पाप खत्म। ये पूरे यूरोप में चल रहा था। वहां पे चर्चों में फॉरगिवनेस बेची जा रही थी, कोई भी पाप करो फॉरगिवनेस मिल जाएगी तुम्हें। इससे एक आदमी जो था ना, वो दुखी था। उसका नाम था मार्टिन लूथर। ये आदमी बहुत दुखी था। ये है हमारे मार्टिन लूथर, गाल दोनों गुलगुल्ला। तो ये हमारे मार्टिन लूथर जी हैं। मार्टिन लूथर इस बात से बहुत दुखी था, तो उसने क्या किया बेटा, उसने अब क्या किया कि कैथोलिक चर्च जो ये सब कर रहा था, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट उसने लिखना स्टार्ट किया। ही रोट हिज आइडियाज डाउन एंड दीज आइडियाज वर प्रिंटेड इन द बुक्स। उसने अपनी सारी आइडियाज यानी कैथोलिक चर्च के बारे में किताबों में लिखा, और ये किताबें बेटा पब्लिश हुई, जिससे कि पूरा भांडा फूट गया किसका, कैथोलिक चर्चों का। बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस लूथर्स आइडिया स्प्रेड क्विकली। अब लूथर ने अपनी जो भी सोचता था वो बहुत जल्दी से फैल गया। पीपल स्टार्टेड डिबेटिंग अबाउट रिलीजन। द रिफॉर्म लेड बाय मार्टिन लूथर वाज नोन एज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ठीक है, और जब मार्टिन लूथर ने अपनी किताबें छापी, लोगों तक पहुंची, तो मार्टिन लूथर की बातें बहुत तेजी से फैल गई। लोग पढ़ते थे उन किताबों को, और लोगों को लगता था बिल्कुल सही लिखा है मार्टिन, चर्चों में यही सब हो रहा है, हमें बेवकूफ बनाया। और फिर क्या हुआ बेटा, मार्टिन लूथर ने एक नया रिफॉर्म स्टार्ट किया, जिसे कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म। एग्जाम में बेटा ये बिल्कुल ही अच्छे से याद कर लें। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स किसने किया था, तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स हमारे लूथर भैया ने किया था। किसने किया था भैया, लूथर भैया, मार्टिन लूथर। हमारे लूथर भैया ने, भैया में भैया, लूथर भैया, लाल फूल नीला फूल, लूथर भैया ब्यूटी। तो लूथर भाई यानी मार्टिन लूथर ने ये सारे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स किए थे बेटा। किसने किए थे, मार्टिन लूथर ने। समझ में आप लोग, मार्टिन लूथर ने जो बुक लिखी थी, कौन सी बुक थी, 95 थेसिस। 95 थेसिस, इसके बुक का नाम था बेटा 95 थेसिस। एक बार अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ, 95 थेसिस करके। ठीक है, द चर्च वॉज अफ्रेड बिकॉज ऑफ एनी वन कुड नाउ प्रिंट बुक्स and share ideas. Before the printing press, only the church controlled what people learned about religion. To stop this, the church tried to ban books and censor ideas it did not like. और फिर बेटा हुआ क्या कि चर्च ने क्या स्टार्ट कर दिया, चर्च ने स्टार्ट कर दिया, चर्च बिल्कुल अब डर गया। अब फियर ऑफ प्रिंटिंग हो गई। चर्च डर गया कि उसकी जो बुक्स हैं, वो अब बुक्स मार्केट में पहुंच रही है मार्टिन लूथर की, तो हमारा पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो चर्च ने बुक्स को बैन करना स्टार्ट कर दिया। टू स्टॉप दिस द चर्च ट्राइड टू बैन बुक्स
एंड सेंसर आइडियाज इट डिड नॉट लाइक, और वो सारे आइडियाज को उसने सेंसर करना स्टार्ट कर दिया जो आइडियाज उसे पसंद। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को कि मार्टिन लूथर नाम का एक आदमी आता है जो कैथोलिक चर्च के बारे में बहुत सारे शिकायतें करता है, लोगों को उसकी बातें पसंद आती है, वो किताब लिखता है 95 थेसिस नाम की, लोगों को इसकी बातें पसंद आती हैं। फिर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटेस्टेंट। क्वेश्चन है बेटा कि हाउ डिड अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज विद द प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा एक नई रीडिंग पब्लिक कैसे आई? तो बेटा आपको पता ही है, किताबों की कीमतें कम हो गई, टाइम कम लग रहा था, और जब कीमतें कम हो गई, टाइम कम लग रहा था, लोगों को इजीली बुक्स मिल जा रही थी, तो ऑब्वियसली एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज होगी। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वर द मार्टिन लूथर थेसिस चैलेंजिंग चर्च इन द यूरोप? मार्टिन लूथर की जो थेसिस होती थी, जो किताबें होती थी, वो चर्च को चैलेंज क्यों करती थी? क्योंकि वो चर्चों का भंडाफोड़ करते थे कि चर्चों का जो फॉरगिवनेस बेचा जा रहा है वो पूरा वो एक्सपोज करते थे। उसकी वजह से मार्टिन लूथर की किताबें चर्चों के लिए एक बहुत बड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बेटा रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया यानी कि यूरोप में बेटा क्या हो रहा है कि लोग अपना इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं कि हम क्या बताएं, कितना पढ़ रहे हैं। यूरोप में लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कवर होता है कि एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर द इंक्रीज इन रीडिंग मानिया इन यूरोप इन 18th सेंचुरी। यूरोप में लोगों को पढ़ने की एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं रीडिंग मानिया। क्या थी? चर्च बहुत सारे स्कूल खोल देते हैं गाँव में, गाँव में लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लिखना कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, इस गाँव के लोग शुरू हो जाते हैं। इन सम प्लेसेस 60 to 80% पीपल कुड रीड एंड राइट व्हिच वाज अ बिग चेंज। और कुछ कुछ जगहों पे तो लगभग 60 to 80% लोग पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। 16 to 80% लोग पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, एक बहुत बड़ा चेंज होता है। इंग्लैंड में, इंग्लैंड में क्या होता है, छोटी छोटी किताबें बिकनी स्टार्ट होती है, पेनी चैप बुक। पेनी चैप बुक इंग्लैंड में क्या करते हैं वेंडर्स, जैसे कैसे हमारे यहाँ पे वेंडर्स आइसक्रीम बेचते हैं, इंग्लैंड के वेंडर जो है छोटी छोटी पेनी चैप बुक्स बेचते हैं, ऐसे छोटी छोटी किताबें जो ले जाते हैं लोग। अब पेनी चैप बुक्स बिकना स्टार्ट हो जाती है इंग्लैंड में। फ्रांस में भी यही बिकता है। इन फ्रांस देयर वर स्मॉल इनएक्सपेंसिव बुक्स कॉल्ड बाइब्लियोथेक्यू ब्लू। बाइब्लियोथेक्यू ब्लू नाम की एक किताब जो है, मतलब ये भी पेनी चैप बुक्स का एक फ्रेंच वर्ड है बेटा, याद कर लो इसे, बाइब्लियोथेक्यू ब्लू। तो फ्रांस में भी छोटी छोटी किताबें बिकनी स्टार्ट हो जाती हैं, ये बहुत ही सस्ती होती हैं। ठीक है। इनके ब्लू कवर्स होते हैं, और इन किताबों के अंदर ज्यादातर बाइब्लियोथेक्यू ब्लू में बताता हूं मैं क्या लिखा होता है। ओल्ड स्टोरीज, ओल्ड स्टोरीज, कुछ रोमांटिक स्टोरीज होती है यंग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। हाय रहा नहीं जा रहा। रोमांटिक स्टोरीज होती हैं। ठीक है। तो ओल्ड स्टोरीज, रोमांटिक स्टोरीज, यंग ऑथर से, ये सब चीजें होती हैं। न्यूज़पेपर स्टार्टेड शेयरिंग न्यूज अबाउट वॉर्स, ट्रेड एंड इवेंट्स। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स छपने स्टार्ट होते हैं, उनमें लोगों को नई नई खबरें मिलती हैं, और ऐसे करके पूरे यूरोप में क्या होता है, एक नई पब्लिक आती है, रीडिंग मानिया आता है। कहते हैं कि फ्रांस में रीडिंग मानिया कैसे आता है, एक्सप्लेन करो। एग्जाम में क्वेश्चन है बेटा, 3 पॉइंट्स लिखने हैं, कोई 3 पॉइंट 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला, लिटरेसी रेट बढ़ जाता है, इसलिए रीडिंग मानिया होता है फ्रांस में। दूसरा, प्रिंटिंग प्रेस आ जाता है इसलिए। और तीसरा, एक नया लिटरेचर मिलता है लोगों को, जिसमें वो लोग साइंस के बारे में समझ पाते हैं, स्टोरीज समझ पाते हैं, ठीक है, न्यूज समझ पाते हैं। ये जो टोटली नई नई चीजें थी, इसी की वजह से पूरे फ्रांस में क्या होता है, इंक्रीज इन रीडिंग मानिया, मतलब पढ़ने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इतना आ गया, लिटरेसी रेट आ गई, प्रिंटिंग आ गया, सस्ती किताबें मिल रही हैं, और कुछ नया चीज पढ़ने को मिल रहा है। तो ये बेटा आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। हम्म, चलो भाई। तो अभी हम लोग जैसे इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं प्रिंट रेवोल्यूशन के, उसी इम्पैक्ट के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंट रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था बेटा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। क्या था वो इम्पैक्ट? वो था बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन। याद करो, आप लोगों ने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप लोगों को 9th क्लास में उस समय बताया गया था कि कुछ लोग थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन करने में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। जैसे एक थे मॉन्टेस्क्यू, याद करो। अगर नहीं पढ़ा था उनका नाम बेटा, मॉन्टेस्क्यू का नाम अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, अगर आप लोगों ने मॉन्टेस्क्यू का नाम नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। तो मॉन्टेस्क्यू का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था।
उसके अलावा किसका कंट्रीब्यूशन था भाई? रूसो, याद करो बेटा, रूसो, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने जो किताबें लिखी थी बेटा, रूसो ने जो किताबें लिखी थी, याद है आप लोगों को 9th क्लास में टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी किताबें आप लोगों ने पढ़ी थी। तो ये जो लोग थे ना, इनकी किताबें जब पहुंची सोसाइटी के लोगों के पास, तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि मोनार्की कितनी बुरी चीज है, और क्या हमारा हक है, हम लोग मोनार्की को अपोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम कैसे बेटा, ध्यान से सुनो। पीपल स्टार्टेड रीडिंग न्यू आइडियाज अबाउट फ्रीडम एंड फेयरनेस। जब लोगों ने किताबें पढ़ी तो लोगों को पता चला कि फ्रीडम नाम की कोई चीज होती है, वो हमें मिलनी चाहिए, फेयरनेस मिलनी चाहिए, मतलब हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए। राइटर्स लाइक रूसो एंड वोल्टायर, बेटा इन दोनों के नाम बिल्कुल अभी दिमाग में डाल लो, रूसो एंड वोल्टायर शेयर्ड आइडियाज अबाउट इक्वालिटी एंड बेटर गवर्नमेंट। रूसो और वोल्टायर ने अपनी किताबें लिखी, उसमें उन्होंने इक्वालिटी की बात की, गवर्नमेंट की बात की, बेटर गवर्नमेंट की बात की। These idea made people angry at the king and rich people and they wanted to change these things। और ये जो चीजें थी बेटा, इससे लोगों को राजा के खिलाफ जो है समझ में आया कि हमें मोनार्की को अपोज करना चाहिए। किसकी वजह से बेटा? नाम फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, रूसो और वोल्टायर की वजह से। और मॉन्टेस्क्यू का नाम बिल्कुल मत भूलना। इनकी वजह से लोगों को रियलाइज हुआ कि हमें अपोज करना है मोनार्की का, और फिर लोगों ने मोनार्की का अपोज किया, और अल्टीमेटली बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। समझ में आया? तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कवर होता है क्या भाई? क्वेश्चन क्या कवर होता है? व्हाई डू सम हिस्टोरियंस थिंक दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द बेसिस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? प्रिंट के वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ? ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें अपना सारे इंपॉर्टेंट नाम मेंशन कर देना, चाहे वो रूसो का नाम हो, चाहे वो वोलाटायर का नाम हो, चाहे वो मॉन्टेस्क्यू का नाम हो, ठीक है बेटा। इन तीनों ऑथर्स के नाम लिखना, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो भाई, अब बेटा क्वेश्चन क्या आता है कि प्रिंट रेवोल्यूशन ने यहाँ पे देखो, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बेटा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। What did the spread of print culture in 19th century means to children, women and workers? प्रिंट कल्चर ने चिल्ड्रंस की लाइफ को कैसे इंपैक्ट डाला, विमेन की लाइफ को कैसे इंपैक्ट डाला, और वर्कर्स की लाइफ को कैसे इंपैक्ट किया प्रिंट ने? समझो बेटा। तो ये बेटा एग्जाम में आता है, ज्यादातर ना चिल्ड्रन और विमेन वाली सीन आती है, ज्यादातर चिल्ड्रन और विमेन। तो सबसे पहले चिल्ड्रन वाला कॉलम पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा चिल्ड्रंस की लाइफ को प्रिंट कल्चर ने कैसे इंपैक्ट। In the past, many children could not go to school because they had to work। पास्ट में बेटा यूरोप में क्या होता था कि बच्चों से भी काम कराया जाता था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, और अगर स्कूल जाते थे तो उनको टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी। टेक्स्ट बुक्स वर नॉट अवेलेबल। ये वाली बात जरूर लिख लेना, टेक्स्ट बुक बेटा अवेलेबल नहीं थी। तो वो पढ़ेंगे कैसे सर? तो ये यूरोप की बेटा एजुकेशन सिस्टम थी। विद द प्रिंटेड बुक्स एंड स्टोरीज मोर चिल्ड्रन कुड लर्न एंड रीड एंड राइट। जब बेटा प्रिंटेड बुक्स आने लग गए, तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ने का लिखने का मौका मिला, क्योंकि अब उनके प्राइमरी स्कूल्स में क्या मिलती थी बेटा? टेक्स्ट बुक्स मिलती थी। प्राइमरी स्कूल्स में चर्चेज ने टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर। तो ये एक अच्छा इंपैक्ट था। एक चिल्ड्रन प्रेस की स्टार्ट की गई, और चिल्ड्रन प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन वाज सेट अप इन फ्रांस इन 1857। 1857 में फ्रांस में चिल्ड्रन प्रेस की शुरुआत की गई। एंड द ग्रीम ब्रदर्स इन जर्मनी कंपील्ड द ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम पीजेंट्स। और जर्मनी के अंदर जो ग्रीम ब्रदर्स थे, ग्रीम ब्रदर्स ने बेटा क्या किया? ग्रीम ब्रदर्स ने जर्मनी के अंदर कुछ बुक्स रेडी की। उन बुक्स में वो क्या लिखते थे? उन बुक्स में वो लोग बच्चों को चूंकि अट्रैक्ट करना था, ग्रीम ब्रदर्स के लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों को अट्रैक्ट करना है बुक्स की ओर। तो उन बुक्स में वो क्या लिखते थे? ओल्ड स्टोरीज, जो नानी वाली स्टोरी नहीं होती, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। बेटा वो जो ओल्ड स्टोरीज होती थी, पुराने जो गाने होते थे, तू मेरी सुजुका मैं तेरा नोबिता, मुझको तुझसे मिलना है मुझको और नहीं आता। समझ में आया बेटा? तो ये जो पुरानी स्टोरीज होती थी ना, उनको वो लोग लिखते थे उसके अंदर, जिससे क्या होता, बच्चे जो है अट्रैक्ट हुए किताबों की ओर। तो दो नाम याद रखना, एक ग्रीम ब्रदर्स, एक ग्रीम ब्रदर्स, और एक बेटा फ्रांस में 1857 में स्टार्ट किया गया था चिल्ड्रन प्रेस। तो ऐसे करके बच्चों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा। बच्चों को टेक्स्ट बुक्स मिलने लग गई प्राइमरी स्कूल्स में, बच्चों के लिए स्पेशल किताबें डिजाइन की जाती थी। ग्रीम ब्रदर्स ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। और फिर जो है, अब जो यूरोप के बच्चे थे, वो ऐसे बच्चे हो रहे थे जो कि कुछ सोच सकते थे, जो कि डिसाइड कर सकते थे, एक स्टैंड ले सकते थे। तो बच्चों में लिटरेसी रेट ऐसे जंप कर गई। लिटरेसी रेट बेटा बच्चों में ऐसे जंप कर गई।
अगला है बेटा कि वुमेन्स की लाइफ को कैसे इंपैक्ट किया प्रिंट कल्चर। वुमेन लाइफ को कैसे इंपैक्ट किया। women did not have as many chances to read or study as men। women को बेटा यूरोप के अंदर, पहले जो यूरोप में women होती थी, वो हमारे देश की तरह, इंडिया की तरह ही बेटा women को बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने का मौका नहीं। they do not have that much chance to read or write। जब बुक्स आई बेटा, when books became cheaper, जब बुक्स आई तो वो more women started to read stories and books and new learn things। समझ में आया बेटा। जब बुक्स आई मार्केट के अंदर तो वुमेन्स ने कहानियां पढ़नी शुरू की, लिखनी स्टार्ट की और नई नई चीजें समाज के अंदर आने लगी। महिलाओं को इजीली घर के अंदर पढ़ने का मौका मिला क्योंकि बुक्स प्रिंट की वजह से बहुत सस्ती हो गई। इन सस्ती बुकों को महिलाएं अपने घर में बैठ के आसानी से पढ़ पाती थी, तो घर बैठे बैठे नई चीजों को पढ़ने का मौका मिला। ये बहुत बड़ा चांस था उनके लिए। सम ऑफ द बेस्ट नोवेलिस्ट, कुछ महिलाओं ने अपने कहानियां भी लिखी प्रिंट की वजह से, जैसे कि जेनी ऑस्टिन। ये नाम याद कर लो, जेनी ऑस्टिन और ब्रॉन्टी सिस्टर्स। इन्होंने बहुत सारे नोवेल्स लिखे एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ वुमेन, जिससे कि महिलाओं के बारे में पता चला, देयर इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स। राइटिंग डिफाइंड अ न्यू टाइप ऑफ वुमेन विद विल, डिटर्मिनेशन एंड द पावर टू थिंक। ब्रॉन्टी सिस्टर्स, ब्रॉन्टी सिस्टर्स एंड जॉन ऑस्टिन नाम की जो महिलाएं थी, उन्होंने नोवेल्स लिखे। ये नोवेल्स सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के पास गए, जिससे बाकी लोगों को भी महिलाओं की जो जीवन होती थी उसके बारे में, वुमेन लाइफ के बारे में पता। और फिर क्या हुआ बेटा, अब जो यूरोप के अंदर वुमेन आती थी, दे हैव विल, दे हैव डिटर्मिनेशन एंड दे हैव पावर टू थिंक। ये महिलाओं में प्रिंट की वजह से क्या आया बेटा, वुमेन्स में प्रिंट की वजह से क्या आया बेटा, अगर एक लाइन में मुझे बोलना हो तो वुमेन्स में प्रिंट की वजह से आया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्हें घर बैठे पढ़ने का मौका मिला। समझे आप लोग। चलो भाई, वर्कर्स की लाइफ में प्रिंट ने कैसा इंपैक्ट डाला वर्कर्स की लाइफ पे। लैंडिंग लाइब्रेरीज वर स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में लाइब्रेरीज स्टार्ट हुई। किसने स्टार्ट की यूरोप में बेटा, लाइब्रेरीज। बहुत सारे रिफॉर्मर्स, यूरोप में जो क्रिश्चियन रिलीजन के रिफॉर्मर्स होते थे, उन्होंने लाइब्रेरी स्टार्ट की। इसके अलावा जो मिशनरीज होती थी, जो मिशनरीज होती थी, उन्होंने बेटा लाइब्रेरी की शुरुआत की। इन लाइब्रेरियों में जाके वर्कर्स पढ़ाई करते। इन द 19th सेंचुरी द नंबर ग्रेव इन इंग्लैंड एज वर्किंग आवर्स शॉर्टेंड। 19th सेंचुरी के आते आते लाइब्रेरी में पढ़ने वाले मजदूरों की संख्या धड़ाक से बढ़ गई। लाइब्रेरी में बेटा पढ़ने वाले मजदूरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि 19th सेंचुरी तक मजदूरों के जो काम करने के घंटे होते थे वो बहुत कम कर दिए गए। पहले मजदूरों को ज्यादा काम कराया जाता था, बट मजदूरों ने वो मूवमेंट्स किए तो उनके काम के घंटे कम हो गए। जब काम के घंटे कम हो गए तो वो ज्यादा टाइम लाइब्रेरीज में स्पेंड करते थे। प्रिंट ऑफर्ड प्रिंट ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी टू वर्कर्स फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। और प्रिंट ने बेटा वर्कर्स को क्या किया, सेल्फ एम्पावर किया। सेल्फ एम्पावर किया बेटा, मतलब उनको कॉन्फिडेंट बनाया। एक एग्जांपल में देखो बेटा, एक आदमी से नाम है थॉमस वुड। थॉमस वुड नाम का एक आदमी कह रहा है कि कैसे उसके पास जब पढ़ने के लिए नहीं होती थी किताबें, तो वो लोगों से न्यूज़पेपर रेंट पे लेता था। He could rent old newspapers and read them by firelight as he could not afford candles। उसके पास बेटा इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो मोमबत्ती खरीद पाए, थॉमस वुड नाम का आदमी। तो वो बता रहा है कि कैसे वो फायरवुड में, मतलब यूरोप में लोगों के घरों में आग सेकने के लिए आग का इंतजाम होता है क्योंकि यूरोप में ठंडी होती है। तो वो फायरवुड के सामने अपनी किताबों को लेके पढ़ता था, न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, ताकि उसको अंदर जो पढ़ने की ललक थी वो उसकी पूरी हो पाए, वो पढ़ाई कर पाए। तो ये वर्कर्स को सेल्फ एम्पावर बनाया किसने, प्रिंट ने। वुमेन्स को कॉन्फिडेंट बनाया प्रिंट ने। चिल्ड्रंस को मोर लिटरेट बनाया, ज्यादा पढ़ा लिखा बनाया प्रिंट ने। ऐसे करके प्रिंट ने चिल्ड्रंस की लाइफ पे, वुमेन्स की लाइफ पे और वर्कर्स की लाइफ पे इम्पैक्ट डाला। समझ में आया बच्चा आप लोगों को यहां तक। अब देखो भाई, ये वाली जो टॉपिक है ना, ये तगड़ी टॉपिक है। ये तगड़ी टॉपिक है कि लेट 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में बेटा, लेट 18th सेंचुरी में प्रिंटिंग के वर्ल्ड में कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई, पहले क्वेश्चन समझ लो। गिव सम इनोवेशंस ऑफ द 19th एंड 20th सेंचुरी विच गेव एन इम्पल्स टू द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। मतलब 19th और 20th सेंचुरी में कौन से वो इनोवेशंस हुए
प्रिंटिंग इंडस्ट्री के फील्ड में कौन से इनोवेशन हुए? ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्लाइड में लिखे गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बेटा इग्नोर मत करना जैसे उसके मैसेज इग्नोर करते हो, एक भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करना बेटा। देखो ध्यान से, अब लेट 18 सेंचुरी में कौन से इनोवेशन हुए क्वेश्चन आता है। तो हमें एक तो बात पता है कि बाय द लेट 18th सेंचुरी प्रेस जो थी वो मेटल टाइप की प्रेस आ चुकी थी। प्रेस केम टू बी मेड ऑफ मेटल्स, मेटल टाइप प्रेस तो आ रही थी लेट 18th सेंचुरी। पता है ना, गुटेनबर्ग, जॉनस गुटेनबर्ग ने मेटल टाइप प्रिंटिंग की स्टार्ट तो कर ही दी थी लेट 18th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बीच में, मिड 19th सेंचुरी में एक सज्जन थे जिनका नाम था रिचर्ड एम हॉय। उन्होंने क्या शुरुआत की बेटा, एक नई तरह की प्रिंटिंग प्रेस बनाई जिसका नाम था सिलेंड्रिकल प्रेस। सिलेंड्रिकल प्रेस की शुरुआत की रिचर्ड एम हॉय ने। ये बहुत ही फास्टर थी, दिस वाज मच फास्टर देन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। पुराने प्रिंटिंग प्रेस से बहुत फास्ट होती थी। ये 8000 पन्ने, 8000 सीट एक घंटे में प्रिंट करती थी। एक घंटे में बेटा 8000 सीट्स अगर प्रिंट हो रही हैं तो तुम समझ सकते हो कितना फास्ट प्रिंटिंग होती है। तो किसने डिस्कवरी की थी भैया? रिचर्ड एम हॉय ने। कौन सी डिस्कवरी? सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस। 19th सेंचुरी में एक और डिस्कवरी हो गई, ऑफसेट प्रेस की करके। ऑफसेट प्रेस करके डिस्कवरी हो गई। इस प्रिंटिंग प्रेस में क्या फीचर्स थे बेटा, कि ये 6 कलर्स में प्रिंट करता था एक ही साथ, 6 कलर में प्रिंटिंग करता था। तो ये डिस्कवरी हुई बेटा ऑफसेट प्रेस की। और 20th सेंचुरी में सबका बाप इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस आ गया, इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस, जिसने प्रिंटिंग को बहुत ईजी कर दिया, जो अभी तक हमारे मार्केट में अवेलेबल है। और धीरे धीरे इंडिविजुअल मैकेनिक्स जो होते थे वो भी इंपावर हो गए, जिससे कि प्रिंटिंग के जो टेक्स्ट होते थे वो काफी अच्छे होने लगे, अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट बहुत अच्छा होने लगा, क्योंकि मजदूर जो थे वो अच्छे हो गए। तो एक बार इसको अच्छे से स्लाइड को देख लो। सबसे पहले रिचर्ड एम हॉय ने बेटा कौन सा खोज किया? सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद ऑफसेट प्रेस का आविष्कार हुआ। फिर 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेस की शुरुआत हुई। और एक और इनोवेशन में ही आप ऐड कर सकते हो कि इंडिविजुअल मैकेनिक्स जो थे वो काफी इंपावर हो गए, अच्छे मैकेनिक्स आने लग गए, जिसकी वजह से टेक्स्ट की जो अपीयरेंस होती थी वो बेहतर होने लग गई। तो अब तक बेटा हमने यूरोप में क्या देखा? हमने अभी तक के स्लाइड में बेटा, अभी तक की स्लाइड में हमने प्रिंट इन यूरोप, समअप कर दूं, प्रिंट इन यूरोप वाली जो टॉपिक है उसको मैं फिर से समअप कर देता हूँ। प्रिंट इन यूरोप में हमने मार्को पोलो के बारे में पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मार्को पोलो कौन था भाई जो प्रिंटिंग लेके आया था यूरोप में? मार्को पोलो के बारे में पढ़ा। हमने गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस पढ़ा, कि गुटेनबर्ग ने कैसे प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, मेटल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। और हमने उसकी बाइबल के बारे में पढ़ा, हमने गुटेनबर्ग की जो बाइबल थी उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा सर? हमने प्रिंटिंग के इम्पैक्ट्स पढ़े, प्रिंटिंग के इम्पैक्ट्स, यूरोप में प्रिंटिंग के क्या इम्पैक्ट्स हैं ये हमने पढ़ा। इसमें मैंने आपको बताया बेटा, प्रिंटिंग के इम्पैक्ट्स में मैंने क्या बताया आप लोगों को? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, प्रिंटिंग का इम्पैक्ट। एक नई रीडिंग पब्लिक आई यूरोप में, जो पढ़ने लिखने वाली थी, जो सोच के डिसीजंस लेती थी, एक नई रीडिंग पब्लिक आई। विमेन के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को। वर्कर्स की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ ये बताया। और चिल्ड्रंस की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये बेटा यूरोप का पूरा प्रिंटिंग था। हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कैसे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा, ये सारे टॉपिक्स क्लियर। अगर नहीं हो तो एक बार पीछे जाके फिर से देखो। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कैसे हुई? तो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई कि स्विच दबाया और शुरू करके स्टार्ट हो गई। ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की बहुत ही प्यारी कहानी। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। In India, before the age of print, books were written by hand. They were called manuscripts. इंडिया में बेटा प्रिंट आने के पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से किताबें लिखी जाती थी पत्तों के ऊपर, जिसे मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता था। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन कौन से लैंग्वेजेस में होती थी सर? ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, कौन कौन से लैंग्वेजेस में होती थी? ये बेटा मैन्युस्क्रिप्ट जो इंडिया में लिखी जाती थी ये संस्कृत लैंग्वेज में होती थी,
पर्शियन लैंग्वेज में होती थी, अरेबिक लैंग्वेज में होती थी, और भी लोकल लैंग्वेजेस जो होते थे, तमिल वगैरह, कन्नड़ वगैरह, इन लैंग्वेजेस, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक और लोकल लैंग्वेजेस के अंदर ये किताबें छापी, मतलब लिखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के फीचर्स समझ लो, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट जो थे उनके फीचर्स समझ लो, क्योंकि एग्जाम में बेटा आता है कि राइट 3 फीचर्स ऑफ द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, या फिर राइट एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। दोनों ही समझेंगे, फीचर्स और मैन्युस्क्रिप्ट और लिमिटेशंस। पहली फीचर कि ये पाम लीव्स पे लिखे जाते थे, दीज बुक्स वर रिटन ऑन पाम लीव्स। पत्ता आता है बेटा पाम का, तो पाम लीव्स के ऊपर लिखे जाते थे, या फिर स्पेशल हैंडमेड पेपर्स के ऊपर ये लिखे जाते थे। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे, ये दूसरी फीचर है। और तीसरा फीचर बेटा, तीसरा फीचर कि इन्हें संभाल के रखने के लिए इनके ऊपर वुडन कवर चढ़ाया जाता, लकड़ी का कवर, वुडन कवर चढ़ाया जाता था, या फिर उन सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक ही साथ करके उनको सिल दिया जाता था। जैसे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हो जाते थे, तो उनको ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके ऐसे सिल दिया जाता था। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, ये बुक है ना बेटा, ऐसे दिख रहा है आप लोगों को, ये बुक कैसे एक के ऊपर एक करके सिला गया है, वैसे ही मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक के ऊपर एक करके सिल दिया जाता था। लिमिटेशंस क्या थी मैन्युस्क्रिप्ट्स की सर, क्या, चलो ये तो इसकी फीचर्स हो गई। लिमिटेशंस, पहले की महंगी होती थी, बहुत ही महंगी होती थी बेटा। ये मैन्युस्क्रिप्ट पत्तों का या फिर पेपर बनाने में बहुत पैसे लग जाते थे, तो प्रिंट की अपेक्षा महंगी होती थी, तो ज्यादातर लोगों का एक्सेस नहीं कर पाते थे इन चीजों। दूसरी, फ्रजाइल होती थी, मतलब कि इसको संभाल के रखने में बहुत दिक्कत होती थी, कीड़े खा जाते थे इसको। खुद का पढ़ा कुछ दिनों बाद नहीं समझ में आता था कि क्या लिखा है इसमें, खुद का लिखा समझ में नहीं आता। और दे हैड टू हैंडल केयरफुली, और इसको बहुत ही संभाल के रखना पड़ता था। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी, क्या कि महंगी थी, फ्रजाइल थी, हैंडेड केयरफुली। और बेटा एक और लिमिटेशन लिख लो, टाइम टेकिंग थी बेटा, बहुत टाइम लगता था बनाने में, टाइम टेकिंग होती थी, बहुत टाइम लगता। तो ये इसके लिमिटेशंस हो गए। तो अब तो बेटा ये प्रिंट, ये अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे कब, जब प्रिंटिंग नहीं आया था तब। जब प्रिंटिंग आ गया उसके बाद की कहानी समझो। जब प्रिंटिंग इंडिया में आ गया, व्हेन प्रिंट केम टू इंडिया, इंडिया में अब प्रिंट कैसे आएगा। देखो भाई, तो द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम इन गोवा विद पुर्तगीज मशीन्स मशीनरीज इन 16th सेंचुरी। पुर्तगीज लोग जो थे बेटा, आप लोगों ने शुरू में सुना होगा या फिर 8th 7th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे इंडिया के गोवा वाले पार्ट में पुर्तगीज का कब्जा था। सबसे पहले जो फॉरेनर्स आए थे हमारे इंडिया में, वो पुर्तगीज थे। बाद में ब्रिटिशर्स आए, सबसे पहले पुर्तगीज आए। जब ये पुर्तगीज आए तो इन्होंने गोवा में अपना डेरा बनाया, और चूंकि ये पुर्तगीज सारे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, तो बहुत सारे पुर्तगीज ने, तो ये पुर्तगीज अपने साथ क्या लेके आए, मशीनरीज लिखा है यहाँ पे, मिशनरीज होगा यहाँ, मिशनरीज होगा। पुर्तगीज मिशनरियों ने हमारे यहाँ पे क्या लेकर आए बेटा, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। कब, मिड 16th सेंचुरी में। तो ये आप बात अभी दिमाग में डाल लो कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगीज लोग लेकर आए हैं, पुर्तगीज मिशनरीज जो थी, मिड 16th सेंचुरी में लेकर आए। और उनमें एक नाम था जो आप लोगों को बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा, जेसुइट प्रीस्ट। जेसुइट प्रीस्ट नाम के आदमी ने, जो कि एक पुर्तगीज ही थे, उन्होंने कोंकणी लैंग्वेज में बहुत सारी किताबें प्रिंट की। बाई 1674 तक लगभग 50 किताबें छप चुकी थी, जो कोंकणी लैंग्वेज और कन्नड़ लैंग्वेज की थी। इंडिया में बाई 1674 लगभग 50 किताबें छप चुकी थी, जो कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में। कैथोलिक रिलीजन को मानने वाले प्रीस्ट्स ने सबसे पहले तमिल भाषा की किताब बनाई थी 1579 कोची में, 1579 कोची में। और मलयालम की पहली किताब 1713 में बनी, 1713। तो ऐसे करके बेटा इंडिया में प्रिंटिंग आया, ऐसे करके अपने इंडिया में प्रिंटिंग आया। तो आप लोग याद रखोगे ये बात, क्या भाई सबसे पहले कौन लाए थे, गोवा में पुर्तगीज मिशनरीज लाई थी। जेसुइट प्रीस्ट ने कोंकणी लैंग्वेज सीखी और बहुत सारे बुक्स प्रिंट किए। मलयालम लैंग्वेज की पहली बुक जो थी 1713 में प्रिंट हुई, और तमिल भाषा की पहली बुक जो थी वो कोची में 1579 में प्रिंट, 1579 में। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने बोला था कि एमसीक्यूज भी आपके कवर हो रहे हैं, ये बेटा एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट। तो पुर्तगीज बेटा हमारे देश में क्या लेकर आए, प्रिंटिंग लेकर आए, और हमारे देश में प्रिंटिंग आ गया। बट इस प्रिंटिंग को कैरी ऑन करने का जिम्मा जो था वो ब्रिटिशर्स का था, क्योंकि हमें पता है बहुत जल्दी इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा
तो ब्रिटिशर्स कैसे कैरी ऑन करेंगे? प्रिंट बाय ब्रिटिशर्स। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तान, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंद। ब्रिटिशर्स बेटा कैसे लेकर आए प्रिंटिंग? ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू इंपोर्ट प्रेसेस फ्रॉम लेट 17th सेंचुरी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हमारे देश पे इन्होंने ही कब्जा किया था ना अंग्रेजों ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि प्रिंटिंग प्रेस को इंपोर्ट किया 17th सेंचुरी तक, लेट 17th सेंचुरी, और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का प्रेस यहाँ पे स्टैब्लिश किया। इंडिया में पहली न्यूज़पेपर जो थी वो बंगाल गैजेट नाम की न्यूज़पेपर स्टार्ट हुई। बंगाल गैजेट पहली वीकली न्यूज़पेपर इंडिया में स्टार्ट हुई। इट वाज ब्रॉट अप बाय बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे बाल नहीं लिखा है, सिर्फ गंगाधर तिलक लिखा है। और इस बंगाल गैजेट को आगे बढ़ाया था बाल गंगाधर तिलक ने। इनिशियली इट वाज स्टार्टेड बाय ऑगस्टस हिक्के। और सबसे पहले बेटा बंगाल गैजेट की शुरुआत जो थी ऑगस्टस हिक्के ने किया था। बट लेटर ऑन ही वाज प्रोसिक्यूटेड बाय ब्रिटिशर्स। और बाद में जाके बेटा ऑगस्टस हिक्के को अंग्रेजों ने प्रोसिक्यूट कर दिया था, मरवा दिया था। क्योंकि ऑगस्टस हिक्के जो थे वो इस बात में बिलीव करते थे कि प्रेस हमेशा ही फ्री रहना चाहिए। और इसीलिए वो बंगाल गैजेट जो उनकी न्यूज़पेपर थी, वीकली न्यूज़पेपर, उसमें वो अंग्रेजों के क्रिटिसिज्म करते थे, जिससे अंग्रेजों ने आगे चल के उन्हें प्रोसिक्यूट। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। और इस बंगाल गैजेट को कैरी ऑन किसने किया? बाल गंगाधर। तो ये बेटा ब्रिटिशर्स का सीन है, और आगे चल के ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही बढ़ाया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन सा आ रहा है भाई? हाउ डिड प्रिंटिंग टेक्निक बिगेन इन इंडिया? इंडिया में प्रिंटिंग टेक्निक कैसे आगे बढ़ी? इंडिया में प्रिंटिंग टेक्निक कैसे आगे बढ़ी? तो गोवा से पुर्तगीज। गोवा में बेटा पुर्तगीज ने स्टार्ट किया था। ठीक है बेटा, गोवा में पुर्तगीज ने इसका शुरुआत किया था। चलो, अब ये प्रिंटिंग इंडिया में आएगा। जैसे यूरोप में प्रिंट आया और यूरोप में प्रिंट ने कुछ इम्पैक्ट डाले, इंडिया में भी प्रिंट को इम्पैक्ट डालेगा। कौन से इम्पैक्ट डालेगा भाई? तो इंडिया में स्टार्ट होगा रिलीजियस रिफॉर्म्स। इंडिया में जो धर्म है बेटा, उन धर्मों में भी सुधार होंगे अब। क्योंकि इंडिया में भी जो हिंदू धर्म थे या फिर जो भी रिलीजन्स थे उनके अंदर कमियां थी, तो उनमें सुधार होगा। पब्लिक डिबेट्स होंगे। तो प्रिंटिंग की वजह से कैसे रिफॉर्म्स होते हैं वो देखते हैं। रिलीजियस रिफॉर्म, क्रिटिसिज्म ऑफ एविल प्रैक्टिसेस। राजा राम मोहन राय संबद्ध कौमुदी, राजा राम मोहन राय ने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी नाम की किताब में राजा राम मोहन राय ने ओल्ड हिंदू एविल प्रैक्टिसेस, हिंदू धर्म में जितने भी गलत काम होते थे जैसे सती, उनको उसने क्रिटिसाइज किया। इनेबल्ड वीडो रीमैरिज, वीडो रीमैरिज यानी विधवा के फिर से शादी कराने पे उन्होंने बल दिया। एजुकेशन ऑफ वुमेन पे उन्होंने जोड़ दिया। तो ऐसे करके बेटा प्रिंटिंग जब आया तो लोगों ने अपनी किताबें लिखी, जैसे राजा राम मोहन राय ने अपनी किताब लिखी संवाद कौमुदी। और संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन राय ने बताया लोगों को कि कैसे सती जो है एक एविल प्रैक्टिस है। विडो रिमैरिज को उन्होंने जबरदस्ती लोगों से चालू करवाया। विमेन एजुकेशन पे उन्होंने फोर्स किया काफी ज्यादा। और जब राजा राम मोहन राय की ये किताब आई तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो थे, यानी जो परंपरागत हिंदू थे, जो कि कहते थे हमारा धर्म सबसे अच्छा है, उन्होंने भी एक किताब छापी जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका नाम का उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट, अखबार स्टार्ट किया, जिसमें वे अपने ओपिनियन लोगों को दे पाए। तो दोनों ही किताब आप याद रखना। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की शुरुआत की थी और समाचार चंद्रिका की शुरुआत हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने की थी, राजा राम मोहन राय को काउंटर करने के लिए कि अगर वो बोलेंगे तो हम भी बताएंगे लोगों को कि नहीं हम सही है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को काउंटर करने के लिए किताब की स्टार्ट। सबसे पहले क्या हुआ बेटा कि रिलीजियस रिफॉर्म्स में क्रिटिसिज्म करना लोगों ने शुरू किया। लोगों ने अपने ओपिनियंस बनाए। Wider section of people could now participate in debates. Printed materials and newspapers spread new ideas through this discussion and divide new opinion. अब समाज में वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल जो थे वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, और नए नए आइडियाज जो थे, डिबेट जो थी, वो लोगों के सामने आ रहे थे। तो लोगों के नए नए ओपिनियंस बने क्योंकि लोग अब पढ़ाई कर पा रहे थे। पब्लिक डिबेट का एक दौर स्टार्ट हुआ। पब्लिक डिबेट्स आर डिस्कशंस वेयर पीपल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक रिलीजन एंड सोशल प्रॉब्लम्स। पब्लिक डिबेट्स का दौर स्टार्ट हुआ जिसमें लोग अपने सोशल प्रॉब्लम्स को, अपने रिलीजियस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिंटेड बुक्स एंड न्यूज़पेपर हेल्प्ड द स्प्रेड ऑफ these debates so more people could join the conversation.
These debates made people think about the changes in society, like equality for all and fair treatment of women. समझ में आया बेटा? तो ये जो थी ना, ये पब्लिक डिबेट, शेपिंग ओपिनियन और रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये जो थे बेटा, ये हमारे इंडिया में प्रिंट का इम्पैक्ट रहा। क्या? रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए। क्लियर? इसमें सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय का आता है, याद रखना। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसको आराम से आप रुक के एकदम समझ लो इसको, इस स्लाइड को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट ने वुमेन की लाइफ पे कैसा इंपैक्ट किया। तो वुमेन की लाइफ पे देखो 3 पॉइंट्स याद रखने। एक तो वुमेन एजुकेशन को बढ़ाया प्रिंट ने, वुमेन एजुकेशन को बढ़ाया। दूसरा, लोग वुमेन इश्यूज के बारे में बात करने लगे, टॉकिंग अबाउट वुमेन इश्यूज। और तीसरा, वुमेन राइटर्स, वुमेन राइटर्स बहुत सारी सोसाइटी के अंदर आई। तो ये 3 इंपैक्ट्स थे। पहला कि विमेन एजुकेशन पे बात हो रही थी, दूसरा विमेन इश्यूज पे डिस्कशंस हो रहे थे, और तीसरा बहुत सारी विमेन राइटर सोसाइटी। तो देखते हैं विमेन एजुकेशन पे कैसे बातें हो रही थी। ड्यू टू प्रिंट कल्चर 19th सेंचुरी स्टोरीज ऑफ विमेन बिगेन टू बी रिटेन। प्रिंट कल्चर की वजह से 19th सेंचुरी में महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां लिखी गई, विमेन की स्टोरीज लिखी जा रही थी और लोग उन स्टोरीज को पढ़ रहे थे। बहुत सारी स्टोरीज महिलाओं ने लिखनी स्टार्ट कर दी। मैनी लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स कन्विंस्ड बाय दिस राइटिंग। और जब इन कहानियों को बेटा, विमेन विमेन ने जो स्टोरीज लिखी, जो कहानियां लिखी महिलाओं ने, उन कहानियों को लोगों ने पढ़ा, और बहुत से लोगों को लगा कि हाँ, ये तो सही बात है। उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता, उनको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो लोग उससे कनेक्ट कर पाए। तो बहुत सारे जो लिबरल हस्बैंड्स थे, लिबरल मतलब होता है जो ओपन माइंडेड होते हैं, तो बहुत सारे ओपन माइंडेड हस्बैंड्स और फादर्स ने कन्विंस होके क्या किया कि अपने घर की जो भी विमेन थी उनको पढ़ने का मौका दिया, जिससे कि क्या हुआ, मिडिल क्लास होम्स में बेटा विमेन एजुकेशन इंक्रीज हो गया। दिस लेड टू इंक्रीज इन विमेन एजुकेशन इन मिडिल क्लास होम्स। मिडिल क्लास घरों में विमेन एजुकेशन इंप्रूव। तो ये बेटा विमेन एजुकेशन का सीन है, समझ में आया आप लोग को? दूसरा, टॉकिंग अबाउट विमेन इश्यूज, विमेन इश्यूज के बारे में बातें होने लग गई। प्रिंटेड मटेरियल लाइक मैगजीन्स टॉक्ड अबाउट इंपॉर्टेंट इश्यूज फॉर विमेन। मैगजीन्स में महिलाओं के बारे में बातें होती थी, उनके एजुकेशन के बारे में, सती के बारे में, कैसे उनको जला दिया जाता था उनके पति के मरने के, और पॉलीगैमी के बारे में बेटा क्रिटिसिज्म होने लगा। पॉलीगैमी क्या है बेटा? पॉलीगैमी है कि पहले के जमाने में एक पुरुष चार चार स्त्रियों से शादी करता था। समझ रहे हो आप लोग, कितनी गंभीर समस्या थी। एक पुरुष चार चार स्त्रियों से शादी करता था, लेकिन राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने कहा अभी इनको बंद करते हैं। भैया पता नहीं उनको क्या, मतलब जल सही बात थी और उन्होंने बंद करवा दिया। चार चार महिलाओं से जो शादी करने की पूरी परंपरा थी, उसको राजा राम मोहन जैसे लोगों ने बंद करवा दिया। अब आप लोग अपने कमेंट्स राजा राम मोहन राय के बारे में कर सकते। विमेन राइटर्स, सोसाइटी के अंदर विमेन राइटर्स आई बहुत सारी। हम विमेन बिगेन टू राइट बुक्स, महिलाओं ने अपनी कहानियां लिखी, विच वॉज नॉट कॉमन एट दैट टाइम। उस समय ये बहुत बड़ी बात होती थी कि महिलाएं अपनी कहानियां लिख रही हैं। कौन कौन सी थी? जैसे रास सुंदरी देवी ने अमार जीवन लिखा, अमार जीवन अपनी किताब लिखी। अमार जीवन मतलब मेरी कहानी। अमार जीवन नाम की उन्होंने किताब लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि विमेन्स के साथ कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेट। ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने क्या किया कि जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली थी, उन्होंने अपनी किताबों में हाईलाइट किया कि अपर क्लासेस हिंदू वुमेन के साथ कैसे बर्ताव किए जाते हैं। और ये बेटा ओवरऑल इंपैक्ट रहा प्रिंट का वुमेन्स के लाइफ पे। एक बार यहां पे फिर से लिख देता हूं, विमेन एजुकेशन बढ़ा, विमेन एजुकेशन बढ़ा, क्योंकि समझदार लोग अब अपनी औरतों को पढ़ने के लिए भेजते थे। दूसरा बेटा, एविल प्रैक्टिसेस खत्म हो गई महिलाओं के खिलाफ, एविल प्रैक्टिसेस खत्म हुई। और तीसरा इंपैक्ट क्या था बेटा? तीसरा इंपैक्ट क्या था कि विमेन राइटर्स आने लगे सोसाइटी में, विमेन राइटर्स। तो ये बेटा आता है, राइट थ्री इंपैक्ट्स ऑन प्रिंटेड बुक्स ऑन द लाइफ ऑफ विमेन। विमेन्स के लाइफ पे प्रिंटेड बुक्स के क्या इंपैक्ट थे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन। दूसरा, कि पुअर पीपल के लाइफ पे क्या इंपैक्ट रहा, प्रिंटिंग का पुअर पीपल्स के लाइफ पे क्या इंपैक्ट। एक्सेसिबिलिटी, बुक्स वर अवेलेबल इजिली टू पुअर पीपल एट चीप रेट। आसानी से पुअर पीपल्स के पास बुक्स पहुंच जा रही थी। पहला इंपैक्ट ये रहा कि गरीब लोग के पास अब किताबें हो रही थी पढ़ने के लिए, पहले तो किताबें ही नहीं होती थी। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा कि एक्सेसिबिलिटी होती थी, किताबें एटलीस्ट उनके पास पहुंच पाती। दूसरा इंपैक्ट,
पब्लिक लाइब्रेरीज खुली बहुत सारी, टू कीप अवे वर्किंग क्लास फ्रॉम एक्सेसिव ड्रिंकिंग, सोशल रिफॉर्मर्स एंड मिशनरीज स्टार्टेड लाइब्रेरीज। काम करने वाले मजदूरों को दारू से दूर रखने के लिए, अल्कोहल मतलब पीते थे, पी के रोड पे गिर जाते थे, फिर रोड पे गिरते रहते थे, तो आसपास में कुत्ता आता था, कुत्ता आके उनके ऊपर गिर जाता था, फिर वो कुत्ते के ऊपर, कुत्ता उनके ऊपर, ऐसे गिरते पड़ते रहते थे। ये कहानियां होती थी, अभी भी होती है वो कहानियां। तो इसीलिए आप लोग दूर रहना शराब से, समझ रहे हो। और कभी कभी कुत्ता उनके मुंह के पास जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हमें दूर रहना चाहिए अल्कोहल से। तो उस जमाने में भी ये समस्या होती थी। क्या समस्या होती थी कि लोग ना ज्यादातर काम करके ठेकों पे चले जाते थे। उसके लिए बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने, बहुत सारे मिशनरीज ने क्या किया भैया, बहुत सारे रिफॉर्मर्स और मिशनरीज ने लाइब्रेरी स्टार्ट की। तो अब वो लोग ठेके पे ना जाके लाइब्रेरीज पे जाते थे। आज के जमाने में अगर 100 लाइब्रेरी खोल दी जाए, उन लाइब्रेरी में स्वयं इंद्र भगवान आके बैठ जाए कि आ जाओ बेटा मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो भी लोग नहीं जाएंगे। लेकिन उस जमाने में लोग जाते थे। तो बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज की शुरुआत हुई। और तीसरा, क्लास डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात हो रही थी, जाति प्रथा के बारे में बात हुई। बहुत सारे राइटर्स और सोशल रिफॉर्मर्स ने जाति प्रथा को हाईलाइट किया, क्लास डिस्क्रिमिनेशन को, जिसमें ज्योतिबा फुले जिन्होंने अपनी किताब लिखी गुलामगिरी। गुलामगिरी नाम की उन्होंने किताब में बताया कि कैसे गुलाम बनाया जाता है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब लोगों को, एससी एसटी लोगों को कितना सताया जाता है। तो ये अपनी किताब ज्योतिबा फुले ने किताब में गुलामगिरी में लिखा। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी बेटा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर फॉर पुअर पीपल इन 19th सेंचुरी। गरीबों के लाइफ पे कैसा इंपैक्ट पड़ा। तो ये बेटा ओवरऑल इंपैक्ट था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंसरशिप के बारे में, कि हमने ये तो समझ में आ गया भैया कि प्रिंट इंडिया में आया, पुर्तगीज लेकर आए, विमेन एजुकेशन बढ़ गया, गरीबों को भी बहुत फायदा हुआ। अब क्या ये प्रिंट में सेंसरशिप भी लगती थी क्या, मतलब जो मन में आया वो लिख देंगे, या फिर इसके ऊपर बैन होता था। तो बेटा जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने प्रिंट के ऊपर सेंसरशिप लगाई थी कि तुम वही चीजें लिख सकते हो जो अंग्रेज चाहते। और ये सेंसरशिप वाला पार्ट अब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। ब्रिटिशर्स इम्पोज्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनटू इम्पोज सेंसरशिप ऑफ इंडियन प्रेस। ब्रिटिशर्स ने बेटा एक कानून बनाया, उस कानून का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस कानून का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये इसलिए लगाया गया ताकि इंडिया के प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई जा सके, सेंसरशिप लगाई जा सके। अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, आओ इधर समझो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मेजर प्रोविजंस क्या थे। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। ये बिल्कुल आयरिश प्रेस लॉ की तरह था। गुरुजी आयरिश प्रेस लॉ क्या है, बस यही समझ लो कि आयरिश प्रेस लॉ की तरह था, ज्यादा डीप नहीं समझना। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विथ एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स। इसने गवर्नमेंट को बहुत सारे राइट दे दिए कि गवर्नमेंट किसी भी रिपोर्ट को सेंसर कर पाएगी, किसी भी एडिटोरियल को पढ़ पाएगी। सेंसर मतलब होता है बेटा कि रिपोर्ट छपने के पहले गवर्नमेंट पढ़ेगी। इन वर्नाकुलर प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का सबसे पहली बात क्या थी कि कोई भी न्यूज़पेपर में कोई भी रिपोर्ट या कोई भी एडिटोरियल छपता है, तो गवर्नमेंट उसको सबसे पहले पढ़ेगी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट। From now on, the government kept regular track on the vernacular press newspapers published in different provinces। और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जो भी न्यूज़पेपर छपते थे, उन सबको गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखती थी, ट्रैक करती थी सब, कि उसमें क्या छप रहा है, क्या लिखा जा रहा है। When a report was judged as sedition, जब भी किसी रिपोर्ट को माना जाता था ये सेडिशियस है, सेडिशियस मतलब होता है बेटा, सेडिशियस मतलब होता है कि मान लो देशद्रोही रिपोर्ट है, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लिखा गया है, कोई भी ऐसी बात जो माना जाता था कि अंग्रेजों के खिलाफ लिखा गया है, देशद्रोह है, तो द न्यूज़पेपर वाज वार्न्ड, उस न्यूज़पेपर को वार्न किया जाता था। इफ द वार्निंग वाज इग्नोर्ड, अगर वार्निंग भी न्यूज़पेपर ने इग्नोर कर दी, द प्रेस वाज लायबल टू बी सीज, तो पूरे प्रेस को सीज कर दिया जाता था। एंड प्रिंटिंग मशीनरीज कन्फिस्केटेड, यानी कि पूरे प्रिंटिंग मशीनरी को जब्त कर लिया जाता था, छीन लिया जाता था। और ये था बेटा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। समझ में आया आप लोगों को। मतलब अंग्रेजों ने स्टार्ट किया कि इंडिया के कोई भी न्यूज़पेपर में कुछ भी हमारे बारे में छप रहा है और लोग पढ़ के हमारे खिलाफ ही मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो हम न्यूज़पेपर में छपने से पहले ही पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। तो कोई भी न्यूज़पेपर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी लिखे, तो अंग्रेज क्या करते थे, उसको पढ़ते थे। और ये पावर उनको मिला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 से। और अगर कुछ भी गलत लिखा है तो पहले वार्निंग देते थे, अगर वार्निंग के बाद भी लिखा तो पूरे प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर लेते थे, पूरे मशीनरीज को छीन लेते थे।
प्रिंटिंग प्रेस। ये था बेटा वर्नाकुलर प्रेस। अब क्या हुआ बेटा, हमने वन बाय वन करके इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को खत्म, सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके हमने खत्म कर लिया। अब कुछ नहीं बच रहा है इस चैप्टर के अंदर। एमसीक्यू से लेके हर बड़े से छोटे क्वेश्चन को कवर किया गया है इस चैप्टर में। रेड रेड हर एक स्लाइड में बेटा कुछ आपको रेड क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको आप प्रैक्टिस करना, लगाने की कोशिश। और अगर आप लोगों को कोई ऐसा पॉइंट जो बहुत मजेदार लगा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसको जरूर मेंशन करना। पूरे वीडियो में मिलने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में और दोस्तियों के बीच में जो भी हो उनके बीच में वीडियो शेयर कर, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने रिव्यूज देना बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि आगे वाली वीडियोस के लिए हमें ऐसी ही एनर्जी मिले। कोई अगर बुरा रिव्यू लगे तो उसे भी जरूर। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू और पढ़ते रहो।